हेलो स्टूडेंट्स। इस सेशन में हम अपनी 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान के बोर्ड परीक्षा के लिए भूगोल विषय के सातों चैप्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पात्मक प्रश्न देखने वाले हैं। बहुत तेजी से हम इन सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास, दूसरा वन एवं वन्यजीव संसाधन, तीसरा जल संसाधन, चौथा कृषि, पांचवा खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, छठा विनिर्माण उद्योग और सातवां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। एक एक करके इन सातों चैप्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट बहुविकल्पात्मक प्रश्न देखेंगे ताकि बहुत तेजी से इन सातों चैप्टर्स के प्रति हम कंफर्टेबल हो सके। तो शुरू करते हैं पहले चैप्टर के साथ में। पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास। ये बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें करीब करीब 13 बड़े बड़े टॉपिक है। संसाधन, प्रकृति, प्रौद्योगिकी, संस्थाओं के बीच में अंतर संबंध, संसाधनों का वर्गीकरण, ऐसे करके टोटल 13 टॉपिक्स है। इन सारे टॉपिक्स के इर्द गिर्द कुछ इंपॉर्टेंट बहुविकल्पात्मक प्रश्न देखते हैं। लेकिन सबसे पहले इस चैप्टर की जो सबसे इंपॉर्टेंट बातों में से एक है वो है संसाधन की डेफिनेशन। संसाधन क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन हमको पता होनी चाहिए। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में काम आ जाए, जिसको बनाने के लिए अपने पास टेक्नोलॉजी हो, जो आर्थिक रूप से संभाव्य हो और जो सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। ये जो ऑरेंज कलर के हाईलाइटेड वर्ड है इनको आप याद कर लो। जब भी संसाधन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए जिसमें हमें खुद से आंसर लिखना हो तो उसमें आप संसाधन की डेफिनेशन लिख सकते हैं। फिर है संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों को हम 4 आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं: उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के स्तर के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जल्दी से याद कर लो, जैव, अजैव। समाप्यता के आधार पर नवीकरण योग्य, अनवीकरण योग्य। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। और विकास के स्तर के आधार पर संभावी, विकसित, भंडार, संचित कोष। अब इन चारों आधार में सबसे जो कंफ्यूजिंग आधार है वो है विकास के स्तर के आधार पर। इसको हम पहले क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक संभावित संसाधन है? ए बी सी डी करके 4 संसाधनों के नाम दिए हैं। हमें बताना है कि इनमें से संभावित संसाधन कौन सा है। अच्छा, विकास के स्तर के आधार पर हमने देखा 4 प्रकार से हम संसाधनों को बांट सकते हैं: संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष। विकसित संसाधन कौन से होते हैं? वो संसाधन जिनकी हमें मात्रा पता है, जिनकी गुणवत्ता पता है और इसका हम बड़ी मात्रा में यूज कर रहे हैं, जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गए। दूसरा है संभावी। संभावी मतलब ऐसे संसाधन जो हमारी आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं लेकिन किसी कारणवश, मुख्य रूप से पैसे की कमी की वजह से इनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि राजस्थान और गुजरात में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा की बहुत ज्यादा संभावना है लेकिन पैसे की कमी की वजह से या और किसी कारण की वजह से हम इसको पूरी तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे संसाधन है संभावित संसाधन। तीसरा है भंडार। भंडार ऐसे संसाधन जिनसे हमें पता है कि हम उपयोग में ला सकते हैं लेकिन तकनीक की कमी की वजह से हम इसका उपयोग नहीं कर पा रहे। जैसे कि पानी यानी कि H2O में हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। अगर हम H2O से हाइड्रोजन निकाल सके तो ये हमारे गाड़ी चलाने के काम में आ जाएगा, मतलब फ्यूल के तौर पर ईंधन के रूप में काम में आ जाएगा। और ऑक्सीजन निकाल पाए तो वो हमारे लिए जीवनदायिनी गैस है। लेकिन अभी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी बनी नहीं है जिसमें हम बड़ी मात्रा में पानी से इन दोनों चीजों को निकाल सके। तो ऐसे संसाधनों को बोला जाता है भंडार। चौथा है संचित कोष। संचित कोष ऐसे संसाधन है जिनको हमने फ्यूचर के लिए बचा के रखा है, जैसे कि हमने बांध बनाकर पीछे पानी जमा किया हुआ है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं वापस कि निम्न में से कौन सा एक संभावी संसाधन है? कोयला, पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा, बॉक्साइट। संभावी मतलब संभावना है लेकिन पैसे या किसी कारण की वजह से इसका हम पूरी तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा पवन ऊर्जा। मैं पेन चेंज कर लेता हूं ताकि हम इसको टिक कर सके। पवन ऊर्जा इसका जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत तेजी से अब चलने वाले हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का निम्न में से कौन सा वर्गीकरण सही है? उत्पत्ति के आधार पर पूछा जा रहा है। तो उत्पत्ति के आधार पर हम जानते हैं एक होता है जैव संसाधन, एक होता है अजैव संसाधन, यानी कि जैव और अजैव दोनों ही अपना सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधनों का विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? अगर कोई संसाधन है उसका हमें विकास करना है, मतलब उसको अपने उपयोग में लाने लायक बनाना है, तो किस पर निर्भर करता है? उसकी संभाव्यता पर और टेक्नोलॉजी पर, यानी कि ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अपना सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि एक रिक्त स्थान संसाधन है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भूमि किस प्रकार का संसाधन है?
प्राकृतिक, मानव निर्मित, सौर ऊर्जा से निर्मित, या इनमें से कोई नहीं? तो भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, यानी कि हमें प्रकृति से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अजैवीय संसाधन है? अजैवीय संसाधन जिसमें जीव नहीं होता है। तो पशु में जीव होता है, पौधों में जीव होता है, मछलियों में जीव होता है, ये तीनों ही सजीव है, जैव संसाधन है। तो बच गया चट्टाने, चट्टाने अजैव संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वारीय ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है? ये ज्वारीय ऊर्जा क्या होती है? समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है, पानी का लेवल ऊपर नीचे होता है, उसकी वजह से हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, उसको बोलते हैं ज्वारीय ऊर्जा। तो ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य, अजैव, मानवकृत या अचक्रीय? तो ज्वारीय ऊर्जा वही समुद्र का पानी है, समुद्र का पानी हमेशा रहेगा, मतलब जब तक इंसान है तब तक तो रहेगा ही रहेगा। तो ये एक नवीकरणीय संसाधन है, यानी कि एक पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए अपना सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? काली मिट्टी के बारे में बोला जा रहा है। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड। एक बार मैप पर देखो, ये काली मिट्टी वाला एरिया है ना, ये वाला हिस्सा जो है ये काली मिट्टी वाला हिस्सा है। काली मिट्टी मुख्य रूप से महाराष्ट्र हो गया, एमपी हो गया, राजस्थान का जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा हो गया, कुछ छत्तीसगढ़ वाला पार्ट हो गया, यहां पर आपको काली मिट्टी देखने को मिल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, यहां पर हमें काली मिट्टी मुख्य रूप से देखने को मिलती है, और काली मिट्टी में कपास यानी कि रुई की फसल बढ़िया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है? अब यहां पर बात एक सीखने लायक है कि जब भी क्वेश्चन में नहीं शब्द आ जाए, या असत्य शब्द आ जाए, या गलत है ऐसे शब्द आ जाए, तो उनको अंडरलाइन कर लेना, उनको गोला कर लेना, उन पे ध्यान दे देना। इस क्वेश्चन में यह नहीं पूछा जा रहा है कि कौन सा नवीकरणीय योग्य संसाधन है, यह बोला जा रहा है कौन सा नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है, उल्टा पूछा जा रहा है। तो नवीकरणीय कौन सा नहीं है? पवन ऊर्जा तो है, जल ऊर्जा भी है, सौर ऊर्जा भी है, ये तीनों ही नवीकरणीय योग्य संसाधन है। तो बच गया जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन बोले तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये जीवाश्म ईंधन है, जीवों के अंश से बने हैं, या तो पेड़ पौधों के अंश से बने हैं या जीव जंतुओं के अंश से बने हैं। ये जीवाश्म ईंधन नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है, ये तो अनवीकरणीय है या गैर नवीकरणीय है। प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था? पृथ्वी को बचाने के लिए, पृथ्वी के संसाधनों को बचाने के लिए, या सतत पोषणीय विकास के लिए 1992 में प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन होता है। कहां पर? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। ऑप्शन नंबर बी अपना सही जवाब हो जाएगा। एक बार मैप पर देखो, ब्राजील कहां पर है? ये रहा ब्राजील, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो मैंने अभी आपको बताया कि 1992 में, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। कहां पर? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के ब्राजील देश के रियो डी जेनेरियो में। ऑप्शन नंबर बी अपना सही जवाब हो जाएगा। एजेंडा 21 का संबंध किससे है? एजेंडा 21 के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो एजेंडा 21 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी अपना सही जवाब हो जाएगा। एजेंडा 21 नामक ये चीज कहां से निकल के आती है? पृथ्वी सम्मेलन से निकल के आती है। पृथ्वी सम्मेलन कब होता है? 1992 में होता है। कहां पर होता है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। सतत पोषणीय विकास का मतलब क्या है? एक ऐसा विकास जिसमें हम भावी पीढ़ी की जरूरतों का ध्यान रखें और साथ ही साथ पर्यावरण का भी ध्यान रखें। हमें विकास तो करना है, लेकिन भावी पीढ़ी की जरूरतों का ध्यान भी रखना है और पर्यावरण का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटेराइट मिट्टी के बारे में बोला जा रहा है कि ये कौन से राज्य में मिलती है मुख्य रूप से? लेटेराइट मिट्टी, एक बार मैप पर देखो, ये जो लाइट पिंक कलर का एरिया है, ये लेटेराइट मिट्टी वाला एरिया है ना, ये वाला हिस्सा हो गया, थोड़ा बहुत ये वाला हिस्सा हो गया, ये लेटेराइट मिट्टी है। इसमें पोषक तत्वों की बहुत ज्यादा कमी होती है। लेटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से वहां पर बनती है जहां पर बारिश भी ज्यादा होती है और टेम्परेचर भी, तापमान भी ज्यादा होता है, और ज्यादा बारिश होने की वजह से मिट्टी में जो भी पोषक तत्व होते हैं उसका निक्षालन हो जाता है, मतलब वो जमीन के साथ या तो अंदर चली जाती है या फिर आगे बहकर पोषक तत्व निकल जाते हैं। लेटेराइट मिट्टी अपने एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मिट्टी में से एक है। तो ये किस राज्य में मिलती है मुख्य रूप से? ये वाला कौन सा राज्य वाला क्षेत्र है? मुख्य रूप से महाराष्ट्र का क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर सी अपना सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में लाल मिट्टी पाई जाती है? एक बार मैप पर देखो, लाल मिट्टी वाला हिस्सा, ये लाल मिट्टी वाला हिस्सा है पूरा, ये लाल मिट्टी वाला हिस्सा है पूरा, ये लाल मिट्टी वाला हिस्सा है पूरा,
यानी कि मुख्य रूप से दक्कन के पठार के उत्तर पूर्वी हिस्से में, दक्षिण के राज्यों में और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी कहीं कहीं पर हमें लाल मिट्टी देखने को मिलती है। पूरा नाम है इसका लाल और पीली मिट्टी। तो लाल मिट्टी मुख्य रूप से कहां पर मिलेगी आपको? उड़ीसा वाले क्षेत्र में। यहां पर है ये उड़ीसा वाला क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक निक्षालन द्वारा बनी मिट्टी है। मैंने अभी आपको बताया कि पोषक तत्वों का निक्षालन हो जाता है बारिश के पानी की वजह से। तो अत्यधिक निक्षालन द्वारा कौन सी मिट्टी बनी है भैया? लैटेराइट मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी अपना सही जवाब हो जाएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? मैंने अभी आपको बताया कि अगर क्वेश्चन में नहीं शब्द आ जाए, गलत शब्द आ जाए, असत्य शब्द आ जाए तो उसको अंडरलाइन कर लो, उसको गोला कर लो। यहां पर यह पूछा जा रहा है कि कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। तो बागान व्यक्तिगत संसाधन है भैया, मतलब किसी एक व्यक्ति का या कुछ व्यक्तियों के समूह का होगा। चारागाह ये भी एक व्यक्तिगत संसाधन हो सकता है। जमीन ये भी व्यक्तिगत संसाधन हो सकता है। खनिज संसाधन ये किसी एक व्यक्ति के नहीं है, ये तो तकनीकी रूप से पूरे देश के हैं, ये तो राष्ट्रीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर डी अपना सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से किस प्रांत में या किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? सीढ़ीदार खेती को सोपानी खेती भी कहा जाता है। सीढ़ीदार खेती क्या होता है? ऐसे ढलान वाले क्षेत्र में खेतों को ऐसे सीढ़ी नुमा आकृति में बांट दिया जाता है ताकि ऊपर से जब पानी आए तो उसकी स्पीड धीरे हो जाए और मिट्टी का कटाव कम हो, और साथ ही पानी कहीं इकट्ठा भी हो सके इन सीढ़ी नुमा आकृतियों पर, और किसान भाई इस पानी का इस्तेमाल भी कर सके। तो सीढ़ीदार खेती मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में, ढलानी क्षेत्रों में की जाती है। अब इन चारों राज्यों में से कौन सा ढलानी क्षेत्र है? पंजाब, उत्तर प्रदेश के मैदान, हरियाणा या उत्तराखंड? मुख्य रूप से उत्तराखंड वाला हिस्सा जो है वो पहाड़ी एरिया है। तो मुख्य रूप से उत्तराखंड में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है। नेक्स्ट है भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है भैया? नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी, और नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को क्या बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से भारत के कौन से हिस्से में देखने को मिलती है? उत्तर भारत के विशाल मैदान में, जहां पर गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां और या इन नदियों की सहायक नदियां बहती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में देखने को मिलती है? भाई जलोढ़ मिट्टी जो है वो सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। इसमें हर प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, लगभग पोटाश भी होता है, चूना भी होता है, फास्फोरस भी होता है। ऑप्शन नंबर डी अपना सही जवाब हो जाएगा। इसको आप याद कर लो, चूना, पोटाश, फास्फोरस, जलोढ़ मिट्टी। आगे बढ़ते हैं। ये पहले चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। सेकंड चैप्टर है वन एवं वन्यजीव संसाधन। शुरू करते हैं इनके क्वेश्चन तेजी से करना, बहुत तेजी से हम चलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है सेकंड चैप्टर का, निम्न में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित किया गया है? बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय वन नीति आती है 1952, यानी कि आजादी के करीब करीब 5 साल बाद में। तो इस नीति के अंतर्गत क्या बोला गया कि भारत के कितने भौगोलिक क्षेत्र पर वन होने चाहिए? तो आपको याद रखना है 33% हिस्से पर वन होने चाहिए। ये इसीलिए बोला गया है, इतने वन होंगे तभी हमारे देश का पर्यावरण बैलेंस रह पाएगा और वनों में रहने वाले जो जनजातीय समुदाय हैं उनकी जरूरतें भी पूरी हो पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क कौन से राज्य में है? एक राष्ट्रीय पार्क, एक नेशनल पार्क का नाम दिया हुआ है सुंदरवन। ये कौन से राज्य में स्थित है? सीधा याद करना है, पश्चिम बंगाल। कैसे याद करोगे? सुंदरवन को आप सुंदरबन बोलो तो पश्चिम बंगाल, सुंदरबन पश्चिम बंगाल। अपनी इस सेकेंड चैप्टर में कुछ और राष्ट्रीय पार्कों के नाम दिए हुए हैं, मैं याद करवा लेता हूं। सबसे पहले है सरिस्का, कहां पर है? राजस्थान में है। ये तो आपको याद हो जाएगा, सरिस्का राजस्थान में है। जिम कॉर्बेट, थोड़ा सा अंग्रेजी नाम है ना, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। पेरियार केरल, पेरियार केरल में है। मानस असम में है, मानस असम में है। ठीक, तो सुंदरबन कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में स्थायी वनों के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है? कौन से राज्य में स्थायी वनों का एरिया सबसे ज्यादा है? तो आपको सीधा याद कर लेना है, मध्य प्रदेश। देखिए, वनों को संरक्षण के हिसाब से 3 भागों में बांटा गया है।
आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, संरक्षण की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं आरक्षित वन। आरक्षित वन और संरक्षित वनों को मिलाकर बोला जाता है स्थायी वन। तो स्थायी वनों के अंतर्गत सबसे बड़ा एरिया है एमपी, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत के वनों एवं वन्य जीव संसाधनों के प्रबंधन का प्रभारी है? बोला जा रहा है कि भारत में वनों और वन्य जीवों को मैनेज करने की जिम्मेदारी किसकी है, इनको प्रबंधन करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो किसकी होगी भैया? अलग अलग राज्यों के जो वन विभाग हैं उनकी। निम्न में से किस वर्ष में बाघ परियोजना, जिसे अंग्रेजी में बोला जाता है प्रोजेक्ट टाइगर, शुरू किया गया था? बोला जा रहा है कि बाघ परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो 1973, 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1991 में संरक्षित प्रजातियों की सूची में पहली बार किस प्रजाति को शामिल किया गया था? बोला जा रहा है कि 1991 में संरक्षित प्रजाति, संरक्षित प्रजाति मतलब कि हाँ इनको हमें बचाना है, इन पर हमें ध्यान देना है। तो भारत सरकार ने अलग अलग जानवरों को संरक्षित प्रजातियों की सूची में डाला था कि हाँ इन पर ध्यान देना है, इनको हमें बचाना है। तो 1991 में पौधों की कुछ प्रजातियों को भी इस संरक्षित प्रजातियों की सूची में पहली बार डाला गया। ध्यान रखना है कि संरक्षित प्रजातियों की सूची में न केवल जानवर है बल्कि कुछ पेड़ पौधों की प्रजातियां भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या है? पेड़ों को चिपक कर बचाना, यानी कि वन संरक्षण करना। ऑप्शन नंबर डी अपना सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य कौन से राज्य में है? तो सरिस्का किस में है भैया? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए अपना सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज बचाओ आंदोलन क्या था? बीज बचाओ आंदोलन, नाम से समझ में आ रहा है कि हमें बीजों को बचाना है। कहने का मतलब हमें रासायनिक खाद के बिना फसलों का उत्पादन करना है ताकि जो नई फसलें हो उनमें ऐसे बीज हो जो रासायनिक न हो। तो मुख्य रूप से ये टिहरी के किसानों द्वारा किया गया था। टिहरी कहां पे भैया? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी अपना सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरवदेव डाकव सेंचुरी घोषित कर दी। इसका क्या उद्देश्य है? देखो इस क्वेश्चन में जो जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उनको हम सीधा याद कर लेंगे। क्या? भैरवदेव डाकव सेंचुरी कहां पर है? राजस्थान के अलवर जिले में। 5 गांवों के लोगों ने कितने जमीन को? 1200 हेक्टेयर जमीन को खुद से ही बोल दिया कि ये भैरवदेव डाकव सेंचुरी है। और लोगों ने बोला कि ये जो सेंचुरी है, बोले तो ये जो संरक्षित क्षेत्र है उसमें हम किसी भी बाहरी व्यक्ति को नहीं जाने देंगे और इस प्रकार हम यहां के वनों को भी बचाएंगे और यहां के जानवरों को भी बचाएंगे। कहने का मतलब यहां पर शिकार पर रोक भी लगाई गई और बाहरी लोगों को इसमें एंट्री देने से मना किया गया। तो लोग स्वयं से भी पेड़ पौधों, वनों और जीव जंतुओं की संरक्षण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन्य जीव कानून यानी कि भारतीय वन्य जीव अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1972 में। आपको 2 इंपॉर्टेंट साल जरूर याद रखने हैं। भारतीय वन जीव अधिनियम आया 1972 में और इसके 1 साल बाद यानी कि 1973 में आया बाघ परियोजना, प्रोजेक्ट टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वनों के असमान वितरण को कौन से कारक प्रभावित नहीं करते हैं? वापस वो शब्द आ गया है, नहीं। बोला जा रहा है कि भारत में अलग अलग एरिया में अलग अलग प्रकार का वन है। कहीं पे सदाबहार वन है, कहीं पे पर्णपाती वन है, अलग अलग प्रकार के वन है। तो वनों का ये जो असमान वितरण है उसको कौन से कारक प्रभावित नहीं करते हैं? तो उच्चावच्य दशाएं यानी कि कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे पठार है, कहीं पे मैदान है, ये तो भारतीय वनों के असमान वितरण को प्रभावित करते हैं। हमको बताना है कौन से नहीं करते हैं। बी पे चलते हैं, मानसूनी जलवायु। तो जलवायु के हिसाब से भी कहीं पर हरे भरे वन होंगे, कहीं पर पतझड़ वाले वन होंगे, तो ये तो प्रभावित करता है। हमें बताना है कौन सा नहीं करता है। फिर है मिट्टी की दशाएं, कहीं पे अलग प्रकार की मिट्टी है, कहीं पे दूसरे प्रकार की मिट्टी है। तो मिट्टी की दशाएं भी भारतीय वनों के असमान वितरण को प्रभावित करती है। तो ये तीनों ही प्रभावित करती है। हमें बताना है कौन सा नहीं करता है। तो फिर ऑप्शन नंबर डी अपना सही जवाब हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं अपना सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनों के हाश के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? वनों का हाश मतलब वनों का नुकसान, पेड़ पौधों को काटना। तो कौन सी समस्या उत्पन्न होती है?
मृदा का अपरदन होता है, मिट्टी का कटाव होता है, वर्षा में कमी भी होती है, प्रदूषण में भी वृद्धि होती है, यानी कि अपना जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता? वापस वो शब्द आ गया है, नहीं। बोला जा रहा है कि इनमें से जो संरक्षण तरीका है, 1 2 3 4, ये चारों ही संरक्षण के तरीके हैं। किनके संरक्षण के? वनों और वन्य जीवों को बचाने के, वन और वन्य जीवों को संरक्षित करने के। इसमें बोला जा रहा है समुदाय की सीधी भागीदारी किसमें नहीं होती? समुदाय मतलब आम लोग। तो संयुक्त वन प्रबंधन, संयुक्त का मतलब क्या है कि वन विभाग के जो ऑफिसर्स हैं वो भी पेड़ों को बचाएंगे और उनके साथ लगकर समुदाय के लोग भी बचाएंगे। तो ये तो सीधी भागीदारी करता है, हमको बताना है कौन सा नहीं करता है। चिपको आंदोलन, भैया चिपको आंदोलन तो मुख्य रूप से समुदाय के लोगों ने, मतलब हम लोगों ने मिलकर किया है, तो इसमें तो समुदाय की सीधी भागीदारी है। हमको बताना है किसमें समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं है। बीज बचाओ आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन ये भी आम लोगों ने, समुदाय के लोगों ने ही किया था, तो इसमें भी समुदाय की सीधी भागीदारी है। तो ए बी सी तीनों में ही समुदाय की सीधी भागीदारी है, तो बच गया ऑप्शन नंबर डी। डी में समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं है। डी क्या बोल रहा है? वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन, मतलब सरकार वन्य जीवों को बचाने के लिए कुछ क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्र या वन्य जीव पशु विहार या राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर देती है, उनकी बाउंड्री वगैरह चेंज करती रहती है। तो इसमें समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं होती है, ये तो सरकार का फैसला होता है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस राज्य में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ कहां पर है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए अपना सही जवाब हो जाएगा। मैंने आपको बताया जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, सरिस्का राजस्थान में है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है, मानस असम में है, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन है और केरल में पेरियार है। हालांकि भारत में 100 से भी ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन अपनी बुक में 6 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम दिए हुए हैं, तो हमको इन 6 राष्ट्रीय उद्यान और उनके राज्य के नाम पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश में है बांधवगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 2 3 4 4 कथन दिए हुए हैं, हमको बताना है कि सही कथन कौन से हैं। एक एक करके चेक करते हैं। पहला है बाघों के संरक्षण के लिए बाघ परियोजना 1973 में चलाई गई। सही बात है क्या? सही बात है, तो वन तो ठीक हो गई। दूसरा देखो, वन नीति की घोषणा 1952 में की गई। सही बात है क्या? बिल्कुल, 1952 में पहली बार वन नीति की घोषणा हुई और उसके बाद 1988 में दोबारा से वन नीति आई संशोधित होके। तो 1 और 2 दोनों सही है। जनरली इस प्रकार के क्वेश्चन में एक भी सही हो जाए ना, तो सीधा ऑप्शन पे कूद पड़ना है, वहां से आपका कुछ कुछ ऑप्शन कट जाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने 1 और 2 जो कि आसान से दिख रहे हैं मुझे, दोनों को चेक कर लिया, यानी कि 1 और 2 ये 2 सही है। तो 1 और 2 किस में आ रहा भैया? इसमें 1 और 4 आ रहा, 2 आ ही नहीं रहा है, तो इसको काट देते हैं। इसमें 3 और 4, 1 और 2 तो होने चाहिए ना, इसको भी काट देते हैं। फिर 2 और 3, भैया 1 भी तो सही है, इसको भी काट देते हैं। बच गया ऑप्शन नंबर डी अपना सही जवाब हो जाएगा। एक बार 3 और 4 को भी चेक कर लेते हैं। ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत 2020 में हुई, नहीं 2014 में हुई। वन अनुसंधान संस्थान केरल में है, नहीं वन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड में है। तो 3 और 4 गलत है और 1 और 2 सही है। और यहां पर क्या बोला है? सही बताइए, तो सही ऑप्शन नंबर डी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। यहां पर 2 लिस्ट दी हुई है, सूची नंबर 1 एंड सूची नंबर 2, हमको मिलान करना है। अब सूची नंबर 1 में क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है, कुछ अभयारण्य है। सूची नंबर 2 में क्या है? अलग अलग राज्यों के नाम दिए हैं। तो कहने का मतलब हमें राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य बताने कौन से राज्य में है। इसमें सबसे आसान कौन सा दिख रहा है? जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, तो बी का हो जाएगा 4। बी का 4, बी का 4। ऐसे क्वेश्चन में एक मिलान करते ही सीधा ऑप्शन पे कूद पड़ो। बी का 4 होना चाहिए, इसमें बी का 2 है, इसको हटा देते हैं। बी का 4 ये जवाब हो सकता है, इसमें है बी का 4 ये भी जवाब हो सकता है, इसमें बी का 3 है, नहीं भैया इसको भी हटा दें। फिर है मानस, मानस असम, तो सी का हो जाएगा 1। तो सी का 1 अब किस में चेक करना है? बी और सी में ही चेक करना है ना। तो सी का 1 है, सी का 1 इसी में ही है ना, इसमें तो सी का 2 है, इसको भी हटा देते, तो बच गया ऑप्शन नंबर सी। बाकी चीजें भी याद कर लेनी है आपको। बांधवगढ़ कहां पर है? बांधवगढ़ तो हमने देखा मध्य प्रदेश में है। अच्छा कैमूर, अब कैमूर तो अपनी बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन 3 का मिलान कर दिया तो अब कैमूर और बिहार बच गया है। तो कैमूर कहां पर है? बिहार में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है, मतलब कुछ
प्रैक्टिस क्वेश्चन हम देख रहे हैं ताकि अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो, और तेजी से देख रहे हैं ताकि आप साथ साथ में अटेम्प्ट कर सके। तीसरा चैप्टर है जल संसाधन। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। निम्न में से एक कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है? क्वेश्चन में जब भी आए शब्द नहीं या गलत या असत्य, उसको गोला कर लो, उसको अंडरलाइन कर लो, उस पर ध्यान दे दो। बोला जा रहा है कि कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है? औद्योगिकरण, ये तो जल की कमी के लिए उत्तरदायी है। हमको बोला जा रहा है जल की कमी के लिए कौन सा उत्तरदायी नहीं है? अत्यधिक जनसंख्या, इसकी वजह से भी जल की कमी हो रही है। जल प्रदूषण, इसकी वजह से भी जल की कमी हो रही है। हमें बोला जा रहा है जल की कमी के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? ये तीनों कारक तो उत्तरदायी है, तो बच गया ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? जितना भी अपनी पृथ्वी पर पानी है, उस पानी का कितना प्रतिशत भाग जो है वो समुद्री जल के रूप में है? अपनी पृथ्वी पर बहुत ज्यादा पानी है, लेकिन इस पानी का अधिकतर हिस्सा, अराउंड 97% हिस्सा जो है वो खारा पानी है, लवणीय जल है, समुद्र का पानी है। इसीलिए हमें जल की कमी का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल प्रदूषण के कारण निम्न में से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? बोला जा रहा है कि पानी का प्रदूषण होता है तो उससे कौन सी समस्या पैदा होती है? जलाशय में तलछट का साफ होना, जल जनित बीमारियां, या औद्योगिक कचरे का निर्वहन, या जलीय जीवन का बढ़ना? भैया जल प्रदूषण की वजह से तो जल जनित बीमारियां होगी। ऑप्शन नंबर बी अपना सही जवाब हो जाएगा। जलाशय में तलछट साफ नहीं होती है, बल्कि जलाशय में तलछट जम जाती है, लेकिन यह जल प्रदूषण की वजह से नहीं होता है। औद्योगिक कचरे का निर्वहन, क्या औद्योगिक कचरा साफ हो जाता है क्या जल प्रदूषण की वजह से? नहीं, कचरे की वजह से तो जल प्रदूषण हो रहा है। जलीय जीवन का बढ़ना, जल प्रदूषण की वजह से जलीय जीव बढ़ेंगे नहीं, जलीय जीव तो कम होंगे, उनको परेशानी आएगी। तो जल प्रदूषण की वजह से इनमें से क्या हो जाएगा? जल जनित बीमारियां हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अलवणीय जल का स्रोत है? अलवणीय मतलब, लवणीय का मतलब क्या होता है? खारा पानी। अलवणीय मतलब जो खारा नहीं है, साफ है, पीने लायक है। तो बारिश से भी होता है। सतही जल मतलब नदियां, तालाब, इनसे भी होता है। भौम जल यानी कि जमीन के अंदर का पानी, बारिश का पानी जब बहने लगता है तो उसमें से कुछ पानी जो है वो जमीन के अंदर रिस रिस के चला जाता है, भौम जल बन जाता है, जिसको हम ट्यूबवेल के माध्यम से बाहर निकालते हैं। तो ये तीनों ही अलवणीय जल के स्रोत है। ऑप्शन नंबर डी अपना सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा या कौन से जल संसाधन का स्रोत है या है? बोला जा रहा है कि इनमें से हमें पानी कहां कहां से मिलता है? तो महासागर से मिलता है क्या? बिल्कुल मिलता है। स्थलीय जल, तालाब, नदियां, झीलें, इनसे पानी मिलता है क्या? बिल्कुल मिलता है। भूमिगत जल, जमीन के अंदर का पानी, इनसे भी हमें पानी मिलता है क्या? बिल्कुल मिलता है। तो अपना जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुउद्देशीय नदी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर है, यह कथन निम्न में से किस व्यक्ति का है? बोला जा रहा है कि कौन से व्यक्ति ने यह बोला है कि ये जो बहुउद्देशीय नदी परियोजना है, बेसिकली ये जो बांध है वो आधुनिक भारत के मंदिर है। किसने बोला? ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना नदी पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाने से कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की आपत्ति की वजह से हुई? बोला जा रहा है कि ABCD ये चार विवाद के नाम दिए हुए हैं, ये चार प्रकार के झगड़ों के नाम दिए हुए हैं। बोला जा रहा है कि इनमें से वो कौन सा विवाद या झगड़ा है जो इस वजह से हुआ कि महाराष्ट्र की सरकार ने, एक नदी है कोयना नदी जो कि कृष्णा नदी की सहायक नदी है, इस कोयना नदी पर जल विद्युत परियोजना बनाई, मतलब बांध बना दिया। और इस बांध बनाने की वजह से आगे के राज्य कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में पानी की कमी होने लगी। तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ने बोला कि भैया आपने ये बांध क्यों बनाया? तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ने आपत्ति जताई, कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। तो वो कौन सा विवाद है? कृष्णा गोदावरी विवाद। ध्यान कैसे रखोगे? ये जो कोयना नदी है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो कोयना नदी पर जल विद्युत के लिए बांध बनाने से कौन सा विवाद? कृष्णा गोदावरी विवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन या कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? वापस वो शब्द आ गया, नहीं है ना, तो हम क्या कर लेंगे? अंडरलाइन कर लेंगे, गोला कर लेंगे, ध्यान दे देंगे। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि बहुउद्देशीय परियोजना यानी कि बांध के पक्ष में कौन सा तर्क इनमें से नहीं है?
देखो, बांधों की वजह से कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। तो जो फायदे होते हैं इसका मतलब बांधों के पक्ष में है, और जो नुकसान हो रहे हैं इसका मतलब वो बांधों के पक्ष में नहीं है। यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि बांधों के पक्ष में कौन सा नहीं है, यानी कि बांधों से कौन सा घाटा हो रहा है, कौन सा नुकसान हो रहा है। एक एक करके चारों को पढ़ते हैं। बांध, मैं बहुउद्देशीय परियोजना को बांध पढ़ रहा हूं, ठीक है। बांध उन क्षेत्रों में जल लाते हैं जहां पर जल की कमी होती है, तो फायदा हो गया। हमको बताना है घाटा। बांध जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर नियंत्रण करते हैं, सही बात है भैया, ये तो फायदा है। बांध हमारे उद्योग और घरों के लिए बिजली पैदा करते हैं, विद्युत पैदा करते हैं, ये तो फायदा हो गया है। हमको बताना है कि इसके पक्ष में कौन सा तर्क नहीं है, विपक्ष में कौन सा है, मतलब घाटा कौन सा है। तो ए बी सी ये तीनों ही फायदा करवाते हैं बांध। हमको बताना है कौन सा घाटा है। तो एक बार डी को देखो, डी ही बच गया वैसे तो। बांधों से बड़े स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका समाप्त होती है, ये तो बांधों का घाटा है कि बांधों की वजह से बड़े स्तर पर लोगों को अपना जमीन, अपनी जगह छोड़नी पड़ती है, उनकी आजीविका समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा बहुउद्देशीय परियोजनाओं के उद्देश्यों में शामिल है। बहुउद्देशीय परियोजना बोले तो बांध, और इनको बहुउद्देशीय परियोजना क्यों बोला जाता है, क्योंकि बांधों से बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति होती है। जैसे कि घरों के लिए पानी की आपूर्ति हो सकती है, खेती के लिए पानी की आपूर्ति हो सकती है, उद्योगों के लिए पानी की आपूर्ति हो सकती है, बिजली पैदा की जा सकती है, इन पे नौकायन किया जा सकता है ना, वनारोपण किया जा सकता है, बहुत सारी चीजें की जा सकती है। तो बहुउद्देशीय परियोजना के उद्देश्य में कौन कौन से शामिल है भैया। बाढ़ नियंत्रण किया जा सकता है, सिंचाई में उपयोग होता है, जल परिवहन किया जा सकता है, यानी कि ये सभी किए जा सकते हैं, ये सभी बहुउद्देशीय परियोजना के उद्देश्यों में शामिल है। निम्न में से कौन सी परियोजना भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। परियोजना बोले तो बांध, तो इनमें से सबसे बड़ी परियोजना, सबसे बड़ा बांध कौन सा है, भाखड़ा नांगल परियोजना। ऑप्शन नंबर ए अपना सही जवाब हो जाएगा। कौन सी नदी पर है ये, सतलुज नदी पर है, और कहां पर बना हुआ है ये, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की बॉर्डर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना निम्न में से कौन सी है। भारत की पहली नदी घाटी परियोजना बेसिकली बांध, इनमें से कौन सा है। तो भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना, जो कि पश्चिम बंगाल और झारखंड में स्थित है। दामोदर नदी पर बनाई गई है 1948 में, यानी कि आजादी के लगभग एक साल बाद ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी परियोजना पश्चिम बंगाल और झारखंड को संयुक्त रूप से लाभान्वित करती है। अभी मैंने आपको बताया पश्चिम बंगाल और झारखंड संयुक्त रूप से दामोदर घाटी परियोजना भारत की पहली नदी परियोजना 1948 में बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना कौन से राज्य में है। हीराकुंड नदी बहुउद्देशीय परियोजना यानी कि हीराकुंड बांध के बारे में बोला जा रहा है, कौन से राज्य में है ये, उड़ीसा। किस नदी पर है, महानदी नदी, नदी का नाम है महानदी, नदी का ही नाम है महानदी, ठीक है। याद कैसे करोगे, उड़ीसा, उड़ीसा में आपको अलग अलग प्रकार के खनिज बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, तो ऐसा याद कर लेना कि हीरा भी उड़ीसा में ही मिलेगा। हालांकि एकदम सही बात नहीं है कि हीरा उड़ीसा में ही मिलेगा, लेकिन याद करवाने के लिए कि हीरा उड़ीसा में, तो हीराकुंड परियोजना कहां पर है, उड़ीसा में, महानदी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड परियोजना कौन सी नदी पर निर्मित है, महानदी। ऑप्शन नंबर सी अपना सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिहंद बांध परियोजना किस राज्य में है। रिहंद बांध परियोजना सीधा आप याद कर लेना उत्तर प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। कौन सा राज्य है, गुजरात राज्य है। कैसे याद करोगे, सरदार, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कहां से आते हैं, गुजरात से, तो उन्हीं के नाम पर यह बांध बना हुआ है, सरदार सरोवर बांध। कहां पर है, गुजरात में। नदी कौन सी है, नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी बांध कौन सी नदी पर बना है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बना है। यही भागीरथी नदी आगे जाकर गंगा जी बन जाते हैं, तो टिहरी बांध आप याद रखना भागीरथी नदी पर है। राज्य कौन सा है, उत्तराखंड। कैसे याद रखोगे, टिहरी, ऐसे सोचना कि कोई पहाड़ी पे जाके बोल रहा है टिहरी, तो उत्तराखंड एक पहाड़ी हिस्सा है, तो टिहरी बांध उत्तराखंड में। नदी कौन सी है, भागीरथी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुउद्देशीय परियोजना के उद्देश्य में कौन सा शामिल नहीं है। वापस वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसमें नहीं शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। बोला जा रहा है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के उद्देश्य में कौन सा शामिल नहीं है। मृदा संरक्षण, बिल्कुल ये तो है। हमको बोला जा रहा है कौन सा नहीं है,
बाढ़ नियंत्रण करना ये भी बांधों के उद्देश्यों में शामिल है। विद्युत उत्पादन ये भी बांधों के उद्देश्य में शामिल है। सतहों पर तलछट का जमाव ये बांधों के उद्देश्य में शामिल नहीं है। ये तो बांधों की वजह से एक प्रॉब्लम हो जाती है, इसको हम दिमाग में रख के बांध नहीं बनाते हैं कि चलो चलो बांध की वजह से तलछट का जमाव होगा, तो ये इसके उद्देश्यों में शामिल नहीं है। तो अकेला बच जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब ऑप्शन नंबर 4 कहां पर है भैया? ये रहा सी में केवल 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची नंबर 1, सूची नंबर 2, इनका हमें मिलान करना है। सूची नंबर 1 में नदी परियोजना है और सूची नंबर 2 में नदी है। बोले तो कौन सी नदी पर कौन सी परियोजना है? भाखड़ा नांगल मैंने आपको बताया सतलुज नदी। सतलुज नदी कहां पर है? ये 3 में है। ठीक है, तो ए का 3 हो जाएगा। अब ए का 3 एक मिलान होते ही ऑप्शन पे कूद पड़ना है। इसमें ए का 3 है, ये जवाब हो सकता है। इसमें ए का 1 है, इसको काट दो। इसमें ए का 3 है, ये भी जवाब हो सकता है। इसमें ए का 4 है, इसको काट दो। अब आओ, 2 ऑप्शन बच गए, ए और सी, इनमें से कोई एक होगा। इसके लिए हम नेक्स्ट चेक करना होगा। हीराकुंड, हीराकुंड कहां पर है? उड़ीसा में है। कौन सी नदी है? महानदी। तो बी का हो जाएगा 4। तो बी का 4 कहां पर है? इसमें बी का 2 है, तो इसको हटा दो, तो बच गया ऑप्शन नंबर सी। बाकी को भी एक बार देख लो आप। टिहरी कहां पर है? उत्तराखंड में। कौन सी नदी है? भागीरथी नदी। सरदार सरोवर कहां पर है? गुजरात में। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। ठीक है, याद कर लेना है सीधा कौन सी नदी पर कौन सा बांध, या कौन सा बांध कौन सी नदी और कौन से राज्य में। तो ये था अपना तीसरा चैप्टर। अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ, जिसका नाम है कृषि। बहुत तेजी से कर रहे हैं आप, साथ साथ में आप अटेम्प्ट करते चलिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप। पहला क्वेश्चन है कर्तन दहन कृषि, जिसे काटो और जलाओ कृषि भी कहा जा सकता है, और भारत के कुछ राज्यों में इसे झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। तो बोला जा रहा है कि ये कौन से राज्य में की जाती है? मुख्य रूप से झूम कृषि जो है वो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में की जाती है। अब इसमें से उत्तर पूर्वी हिस्से का कौन सा राज्य है? मिजोरम। ऑप्शन नंबर डी अपना सही जवाब हो जाएगा। सोपानी या सीढ़ीदार कृषि कहां पर की जाती है? सोपानी या सीढ़ीदार कृषि, फोटो याद कीजिए, पहाड़ी क्षेत्रों में की जाएगी, यानी कि ढाल वाली भूमि पर। ऑप्शन नंबर बी अपना सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रोपण कृषि की फसल है? रोपण कृषि क्या होता है? बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं, यानी कि एक तरीके से बागान होते हैं, बहुत ज्यादा इसमें पैसा लगता है। एक ही एक फसल साल दर साल लगाई जाती है, बहुत सारे मजदूर इसमें काम करते हैं। रोपण कृषि के अंतर्गत आपका चाय हो गया, कॉफी हो गया, गन्ना हो गया, रबड़ हो गया, ये फसलें आती है। तो रोपण कृषि इसमें से कौन सी है भैया? कहवा, यानी कि कॉफी। ऑप्शन नंबर ए अपना सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो इसमें से फलीदार फसलें कौन सी हैं? दालें। और दालें फलीदार फसल है, इसी की वजह से ये वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके अपनी मिट्टी के उपजाऊपन को बढ़ाती है। इसीलिए सरकार कहती है कि किसान भाइयों को कि आप लोग दूसरी फसलों के साथ साथ दालें भी लगाइए, ताकि आपकी मिट्टी प्राकृतिक रूप से उपजाऊ हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत आती है? तो मोटे अनाज में आता है बाजरा, ज्वार, मक्का, रागी। तो इसमें कहां है बाजरा, ज्वार, मक्का या रागी? ऑप्शन नंबर सी में है बाजरा। रबी की फसलों को बोने का समय क्या होता है? अब रबी, जायद और खरीफ, इन तीनों में आपका कंफ्यूजन होता है कि कौन सी फसल कब उगाई जाती है, मतलब कौन अपने खेत में लगाई जाती है, और कब काटी जाती है। मतलब बोने का समय क्या है, काटने का समय क्या है। तो एक ट्रिक है, उसको आप याद कर लेना। आप ऐसे याद करो, रबी, जायद, खरीफ, रबी, जायद, खरीफ, रबी, जायद, खरीफ, इसी क्रम में आपको याद रखना है। रबी, जायद, खरीफ। रबी का महीना है 10-3, फिर जायद का महीना है 3-6, और खरीफ का महीना है 6-10। तो 10-3, 3-6, 6-10। 10-3 रबी का, 3-6 जायद का, और 6-10 खरीफ का। अब ये 10-3 क्या है? 10 बोले तो अक्टूबर, और 3 क्या है? मार्च अप्रैल। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में रबी की फसल को बोया जाता है, और 3 बोले तो मार्च अप्रैल में इसे काटा जाता है। इसी प्रकार जायद बोले तो 3-6, 3-6 बोले तो 3 बोले तो मार्च अप्रैल में बोई जाती है, और 6 बोले तो जून जुलाई में काटी जाती है। और खरीफ की फसल 6-10, यानी कि जून जुलाई में बोई जाती है, और 10वां महीना यानी कि अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। तो रबी, जायद, खरीफ। रबी का समय है 10-3, जायद का महीना है 3,
6। खरीफ का महीना है 6 10। तो रबी की फसल, पहली फसल है 10 3। 10 3 बोले तो 10 बोले तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यही तो 10वां महीना होता है अक्टूबर महीना। और अगले साल काटी जाएगी तीसरा महीना यानी कि मार्च अप्रैल में। अब यहाँ पर बोने का समय बोला जा रहा है तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही जवाब हो जाएगा। खरीफ की फसल को बोए जाने का समय है रबी जायद खरीफ, इसी क्रम में याद रखना है। फिर 10 3 रबी हो गया, 3 6 जायद हो गया, खरीफ 6 10 हो गया। तो बोने का समय 6 है, काटने का समय 10 है। तो यहां पर बोने का समय 6 यानी कि जून जुलाई, छठा महीना है जून, तो जून जुलाई। प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन रिक्त स्थान क्षेत्र की गतिविधि है। अगर कोई काम में मुख्य रूप से आप प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कर रहे हो, वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे कि कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, वनों से जाकर लकड़ी फल फूल औषधि इकट्ठा करके मार्केट में बेचना हो गया, या फिर खनिज निकालना, खनन का काम जो है वो प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आएगा, क्योंकि इसमें हम मुख्य रूप से प्राकृतिक चीजों का ही इस्तेमाल करके उत्पादन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो एक ही फसल है, लंबा चौड़ा क्षेत्र है, इसे कहते हैं रोपण कृषि। रोपण कृषि को ही बोला जाता है बागवानी। अब यहां पर बागवानी भी दिया हुआ है भैया, बागवानी मतलब फल फूल सब्जियों की खेती, इसे कहते हैं बागवानी। कुछ लोग घरों में भी बागवानी करते हैं ना, छोटा सा पीछे गार्डन होता है, इनके छोटी सी जमीन होती है, उसमें भी अपनी आवश्यकता अनुसार छोटी मोटी सब्जियां फल फूल लगा देते हैं, तो वो बागवानी है। रोपण कृषि को बोला जाता है बागानी, जिसमें बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं, लंबे चौड़ा क्षेत्र होता है और एक ही फसल साल दर साल लगाई जाती है। उदाहरण के तौर पर चाय, कॉफी, गन्ना, रबड़ की खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रोपण कृषि है? चाय, कॉफी, गन्ना, रबड़। ऑप्शन नंबर सी गन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रबी की फसल है? अब मैंने रबी जायद खरीफ के महीने तो आपको याद करवा दिए हैं, अब फसलों को याद करते हैं। क्रम वही रहेगा, रबी जायद खरीफ, रबी जायद खरीफ, रबी जायद खरीफ। सबसे पहले जायद की फसलों को याद रखना है। ज से जायद, ज से जल वाली फसलें। तो जायद में जल वाली फसलें जिनमें बहुत ज्यादा पानी की मात्रा होती है, तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, अलग अलग सब्जियां, तो जायद में जल वाली फसलें। फिर आ जाओ खरीफ। खरीफ का महीना क्या है? 6 10। छठे महीने में जून जुलाई में बोया जाएगा, 10वां महीना अक्टूबर नवंबर में काटा जाएगा। तो अक्टूबर नवंबर में जब हम काट लेंगे तो इसका यूज करेंगे। अब अक्टूबर नवंबर में सर्दियां स्टार्ट हो जाती है, तो सर्दियों में हम खरीफ की फसलों को खाना शुरू करेंगे। तो सर्दियों में मुख्य रूप से क्या खाया जाता है? मोटा अनाज, बाजरा, ज्वार, मक्का, इसके अलावा मूंगफली, सोयाबीन, ये खरीफ की फसलें हैं। दो अलग से आपको फसलों को और याद करना है खरीफ के अंतर्गत। एक तो भारत की सबसे प्रमुख फसल चावल, खरीफ की फसल है। कपास, भैया कपास बोले तो रुई, तो सर्दियों में हम रुई की बनाई हुई चादर ओढ़ के सोते हैं, है ना, रजाई ओढ़ के सोते हैं, तो ये भी खरीफ की फसल है। तो खरीफ की फसलों में आपको याद रखना है मोटा अनाज, मूंगफली, सोयाबीन, चावल और कपास। मोटा अनाज, मूंगफली सर्दियों में खाते हैं, सोयाबीन अलग से याद कर लेना। फिर कपास, सर्दियों में हम कपास से बनी हुई रजाई ओढ़ते हैं। और फिर चावल, भारत की सबसे प्रमुख फसल। चावल किसकी फसल है भैया? खरीफ की फसल है। अब रबी की याद करो। रबी नाम छोटा है तो इसमें छोटे छोटे नाम वाली फसलें आएंगी, गेहूं, जौ, चना, और एक अलग से याद करना सरसों। गेहूं, जौ, चना और सरसों। तो रबी की फसलें कौन सी इसमें? मुख्य रूप से गेहूं। तो याद सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रखनी है कि गेहूं रबी की फसल है और चावल खरीफ की फसल है, ये दोनों अलग अलग सीजन की फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सी रबी की फसल है? रबी नाम छोटा है, छोटे छोटे नाम वाले, गेहूं, जौ, चना और सरसों। गेहूं, जौ, चना, सरसों, तो ये यहां पर चना है। चावल तो खरीफ की फसल है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे बढ़िया रहती है? क से कपास, क से काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी अपना सही जवाब हो जाएगा। इसीलिए काली मिट्टी को बोला जाता है काली कपास मिट्टी। और काली मिट्टी मुख्य रूप से कहां पर देखने को मिलती है? महाराष्ट्र, गुजरात, मालवा का पठार, छत्तीसगढ़ में थोड़े एरिया में। भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में जितना भी रबड़ पैदा होता है उसका 90% अकेले केरल में होता है। भारत के सबसे दक्षिण राज्यों में से एक राज्य केरल में होता है। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़े को पालना क्या कहलाता है?
रेशम जो है वो कोई फसल पे नहीं लगता है, पौधे पे नहीं लगता है, बल्कि रेशम के कीड़े द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो रेशम के कीड़े को पालने वाली चीज क्या कहलाती है? सेरीकल्चर। ऑप्शन नंबर ए अपना सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन सी रेशेदार फसल है? रेशेदार फसल मतलब वो फसल जिनसे हमें रेशा मिलता है, फिर रेशे से हम धागा बनाते हैं, धागे से कपड़ा बनाते हैं और कपड़ा फिर सील कर हम पहनते हैं। रेशेदार फसल, कपास से भी रेशा मिलता है, जूट से भी रेशा मिलता है, प्राकृतिक रेशम ये भी रेशा है। ऑप्शन नंबर डी अपना सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? कपास, जूट, रेशम। तो यहां पे जूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सबसे प्रमुख जूट उत्पादक राज्य है? भारत में सबसे ज्यादा जूट पैदा करने वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल चावल में भी नंबर 1 पे है और जूट में भी नंबर 1 पे, ध्यान रखिएगा ना। यूपी गेहूं और गन्ने में नंबर 1 है, राजस्थान बाजरे में नंबर 1 है, गुजरात कपास में नंबर 1 है, महाराष्ट्र ज्वार में नंबर 1 है, कर्नाटक मक्का, कॉफी और नारियल में नंबर 1 है, केरल रबड़ में नंबर 1 है, असम चाय में नंबर 1 है। निम्न में से कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद फसल, ज से जायद, ज से जल वाली, जल बोले तो तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, सब्जियां, ये रहा तरबूज। श्वेत क्रांति, भैया हरित क्रांति और श्वेत क्रांति याद रखना। हरित क्रांति गेहूं और चावल यानी कि खाद्य पदार्थों के उत्पादन से संबंधित है, वहीं श्वेत क्रांति यानी कि सफेद क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र मतलब वो काम जिसमें प्रमुख रूप से प्रकृति से मिली चीजों का उपयोग करके हम उत्पादन का काम करते हैं। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? मछुआरा, जो मछली उत्पादन का काम करता है, मछलियां पकड़ता है, मछली प्रकृति से मिली है सीधी, तो ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में जो भी अलग अलग काम आते हैं, जैसे कि कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, वानिकी हो गया, खनन का काम हो गया, इन सब में सबसे प्रमुख जो है वो कृषि और इससे जुड़े कार्य जैसे कि पशुपालन, मछली पालन है। इसीलिए प्राथमिक क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप, इसमें से प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आ जाएगा? कृषि तो आएगा ही आएगा, मछली पालन भी आ जाएगा, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, पशुचारण, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो ये सभी अपना सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से खरीफ की फसल, खरीफ याद करो जिनको हम सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं, मोटा अनाज हो गया, मतलब ज्वार, बाजरा, मक्का हो गया, मूंगफली हो गया, सोयाबीन हो गया, कपास हो गया, इसके अलावा चावल या गेहूं, ये तो सीधा सीधा मुझे दिख रहा है ये तो रबी की फसल है, तो गेहूं को आप काट दो, 3 को काट दो, ये 3 गया, ये 3 गया, तो बच गया ऑप्शन नंबर बी और डी। बी में देखो 2 है, 2 को देखना एक बार मटर है क्या, और 4 को देखना चावल, चावल तो खरीफ की फसल है ही, मटर जो है वो रबी की फसल है। तो रबी में आप याद कर लेना गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, ये रबी की फसलें हैं। तो 1 2 3 ये तीनों ही रबी की फसल है, सिर्फ चावल जो है वो खरीफ की फसल है, तो केवल 4 अपना सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 लिस्ट दी हुई है, सूची नंबर 1, सूची नंबर 2 हमको सुमेलित करना है। सूची नंबर 2 में अलग अलग फसलों के नाम है और सूची नंबर 1 में अलग अलग प्रकार की मतलब उत्पादन की विधि या किस प्रकार का अनाज है वो दिया गया है। अब इसमें मोटा अनाज, मोटा अनाज क्या है भैया? ज्वार, बाजरा, मक्का, ये मोटा अनाज है, तो मोटा अनाज कहां पर है? 1, तो डी का 1 हो जाएगा। तो डी का 1 कहां पर है? इसमें 4 दिया हुआ है, इसको काट दो, इसमें 4 दिया हुआ है, इसको काट दो, तो बच गया सी और डी, ये दोनों जवाब हो सकते हैं। और चीजों को चेक करते हैं। जूट, जूट को बोला जाता है सुनहरा रेशा, एक रेशेदार फसल है, प्रमुख रूप से भारत के पश्चिम बंगाल में होता है जूट। तो सी का 3 है, सी का 3 कहां पर है भैया? यहां पर सी का 3 है, यहां पर सी का 2 है, तो 2 नहीं है, इसको काट दो, तो बच गया ऑप्शन नंबर सी। देखो ए और बी तो पहले ही कट चुके थे ना, और डी अभी कट गया, तो बच गया ऑप्शन नंबर सी। एक बार बाकी चीजों को भी चेक कर लेते हैं। बागानी, यहां पर बागवानी नहीं दिया हुआ है, बागानी दिया हुआ है, तो बागानी बोले तो रोपण,
और रोपड़ में मैंने क्या बताया, चाय, कॉफी, गन्ना, ये सब रबड़, ये सब बागानी फसलों के अंतर्गत आता है। तो बागानी फसल कौन सी है भैया, कॉफी, ए का 4 हो जाएगा। अब बच गया तिलहन। तिलहन मतलब वो फसलें जिससे तेल निकाला जाता है, तो सरसों, पी का 2 हो जाएगा। बाकी पहले से ही हम ऑप्शन नंबर सी को टिक कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित कीजिए सूची नंबर 1, सूची नंबर 2। सूची नंबर 1 में जायद, नकदी, रबी, खरीफ ये दिया हुआ है, और सूची नंबर 2 में अलग अलग फसलों के नाम दिए हुए हैं। चेक करते हैं। जायद, ज से जायद, ज से जल वाली फसलें, तो इसका जवाब हो जाएगा तरबूज। तो ए का 3 है। एक मिलान होते ही सीधा ऑप्शन पे कूद पड़ो, ए का 3 होना चाहिए। ए का इसमें 1 है, नहीं भैया इसको काट दो, इसमें ए का 3 है, ये जवाब हो सकता है ना, सीधा टिक मत करना, आगे भी बढ़ना है। इसमें ए का 4 है, ए का 3 होना चाहिए ना, इसको हटा देते हैं। ए का 2 दिया हुआ है, इसको भी हटा देते हैं। ए की बच गया ऑप्शन नंबर बी, जिसमें ए का 3 है। बाकी चीजों को भी चेक कर लेते हैं। रबी, रबी में आता है गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, तो सी का 2 हो जाएगा। खरीफ, खरीफ में आता है बाजरा, ज्वार, मक्का यानी कि मोटा अनाज, मूंगफली, सोयाबीन, कपास, और भारत की सबसे प्रमुख फसल चावल। तो कपास खरीफ की फसल है। अब बच गया नगदी फसल। नगदी फसल मतलब वो फसलें जो मुख्य रूप से इसलिए उगाई जाती है ताकि पैसा कमाया जा सके। तो नगदी फसल, गन्ना एक नगदी फसल है। तो चैप्टर नंबर 4 के भी कुछ क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर पर कर लिए हैं। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 5, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तेजी से चलेंगे। निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज है? धात्विक खनिज वो जिसमें धातु होती है, बोले तो जिससे आप तापमान और करंट पास करवा सकते हो। दूसरा होता है अधात्विक खनिज, जिससे आप करंट या तापमान पास नहीं करवा सकते हो। तो इसमें से तांबा, अब्रक, हीरा, चूना पत्थर। तांबा एक धात्विक खनिज है। आप जानते होंगे कि भैया अपने जो घरों पर बिजली के तार होते हैं उसको आप छील कर देखते हो तो उसमें तांबे के तार दिखते हैं। क्यों? क्योंकि तांबे से आप करंट पास करवा सकते हो, तभी तो आपने तारों में तांबा डाला हुआ है, तांबे के तार बनाए हुए हैं, यानी कि तांबा एक धात्विक खनिज है। बाकी अब्रक, हीरा, चूना पत्थर ये अधात्विक खनिज है। निम्न में से कौन सा अधात्विक है? मैग्नीज, अब्रक, बॉक्साइट, जस्ता। तो इसमें से मैग्नीज, बॉक्साइट, जस्ता ये तो धात्विक है। अब्रक अभी हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में कि अब्रक जो है वो अधात्विक है। सर्वाधिक उपयुक्तता की दृष्टि से किस क्षेत्र में लोहा इस्पात उद्योग स्थापित करना चाहिए? लोहा इस्पात उद्योग, अगर आप अपनी फैक्ट्री लगाना चाहते हो जिसमें आप लोहे का और स्टील का काम करोगे तो आपको कहां पर लगानी चाहिए? कोई भी उद्योग वहां पर लगाने चाहिए जहां पर आपको आराम से कच्चा माल मिल जाए। क्योंकि लोहा इस्पात उद्योग एक भारी उद्योग है, आप वहां पर लगाओगे जहां पर इसका कच्चा माल यानी कि जमीन के अंदर से बड़ी मात्रा में आपको लो अयस्क मिल जाए। तो भारत में लो अयस्क सबसे ज्यादा कौन से क्षेत्र में देखने को मिलता है? झारखंड, उड़ीसा वाले क्षेत्र में, भारत के पूर्वी हिस्से में। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा घुमाकर पूछा है कि अगर आप लो इस्पात उद्योग लगाना चाहते हो तो सबसे बढ़िया कौन सी जगह रहेगी, सर्वाधिक उपयुक्त जगह कौन सी रहेगी? तो झारखंड, उड़ीसा, क्योंकि यहां पर जमीन के अंदर से बड़ी मात्रा में लो अयस्क निकालता है। तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश, याद कर लेना सीधा। बॉक्साइट किसका अयस्क है? ये अयस्क क्या होता है? जमीन के अंदर से जो हम खनिज पदार्थ निकालते हैं उसमें कुछ अशुद्धियां भी होती हैं, मगर मिट्टी वगैरह ये सारी चीजें भी होती है, उसको बोलते हैं अयस्क। फिर उस अयस्क को साफ किया जाता है और अपने काम की चीजें निकाली जाती है। तो जमीन के अंदर से निकलता है बॉक्साइट, और बॉक्साइट को साफ करके मिलता है अल्यूमिनियम। तो बॉक्साइट किसका अयस्क है? अल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम के लिए हमें जमीन के अंदर से क्या निकालना पड़ता है? बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की कोडरमा खान किससे संबंधित है? अभ्रक से। याद कर लेना आप। डर नहीं लग रहा है मुझे ना, डर नहीं लग रहा है मुझे, यानी कि मैं अभय हूं, मुझे भय नहीं लग रहा है, तो अभ्रक ऐसे याद कर लेना। तो कोडरमा अभ्रक है कहां पर? झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अभ्रक उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? अ से अभ्रक, अ से आंध्र प्रदेश। ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश नहीं है, आंध्र प्रदेश है। तो अभ्रक आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलार संबंधित है किससे?
कोलार। आपने एक मूवी का नाम सुना होगा या देखी होगी, केजीएफ, साउथ की मूवी है। उसका पूरा नाम है कोलार गोल्ड फील्ड। गोल्ड का मतलब क्या है? सोना। तो उस कोलार वाली जगह से हमें क्या देखने को मिलता है? सोना। ऑप्शन नंबर बी अपना सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? बोला जा रहा है कि इनमें से वो कौन सा खनिज है जो किस प्रकार से बनता है? चट्टानों के अपघटन से, चट्टानों के टूटने फूटने से, और उसमें भी जो अवशिष्ट भार है उसको त्याग कर बनता है। तो बॉक्साइट, सीधा आप याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई हाई किसके लिए फेमस है? मुंबई हाई क्या है? मुंबई हाई, मुंबई से आप अरब सागर समुद्र की तरफ जाओगे तो एक समुद्र के अंदर जगह है, मतलब अंदर नहीं, ऊपर ही एक जगह बनाई हुई है, और उस जगह पर कुछ मशीनें लगाकर उस क्षेत्र से, समुद्र के अंदर से पेट्रोलियम निकाला जाता है, कच्चा तेल निकाला जाता है। बहुत फेमस जगह है। ऑप्शन नंबर ए पेट्रोलियम के लिए फेमस है। कोरबा प्रसिद्ध है किसके लिए? प्राकृतिक गैस के लिए, कोयले के लिए, सौर ऊर्जा के लिए, या बॉक्साइट के लिए? तो क से, सॉरी, को से कोरबा, को से कोयला। कोरबा है छत्तीसगढ़ में, कोयले के लिए फेमस है। हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? तो हेमेटाइट का संबंध है लो अयस्क। जमीन के अंदर से जब हम लोहा निकालते हैं तो वो कितना शुद्ध है, उसके हिसाब से हम लो अयस्क को 4 प्रकार में बांट सकते हैं: मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट। अगर आपको जमीन के अंदर से मैग्नेटाइट मिल गया तो सबसे बढ़िया लोहा है, फिर है हेमेटाइट, फिर है लिमोनाइट, फिर है सीडेराइट। अगर आपको जमीन के अंदर से सीडेराइट टाइप का लो अयस्क मिल गया तो उसमें लोहा बहुत कम होगा, और सबसे ज्यादा होगा मैग्नेटाइट में। तो ये हेमेटाइट क्या है? लो अयस्क। याद करना है, लो अयस्क के 4 प्रकार प्रमुख रूप से: मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट। नेक्स्ट है एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? तो एंथ्रेसाइट का संबंध है कोयले से। जमीन के अंदर से जो कोयला निकलता है वो 4 प्रकार का होता है उसकी क्वालिटी के हिसाब से। सबसे बढ़िया है एंथ्रासाइट, उससे घटिया है बिटुमिनस, उससे घटिया है लिग्नाइट, और सबसे घटिया है पीट। पीट कोयला मिल गया ना आपको और आपने उसको जलाया ना तो बहुत धुआं निकलेगा, एनर्जी कम होगी उसमें। तो अब यहां पर कंफ्यूजन होता है, लो एस के 4 प्रकार और कोयले के 4 प्रकार। लो एस को हमने याद किया, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट। सबके पीछे ट ट राइट ऐसा नाम आ रहा है। जबकि कोयले में जो 4 प्रकार के हमने कोयला देखा है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, इसमें ये साइट नाम एक में ही आता है, सबसे बढ़िया वाले कोयले में, एंथ्रासाइट में। तो एंथ्रासाइट का संबंध किस खनिज से है? कोयला। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है इसलिए ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, हेमेटाइट और एंथ्रासाइट। निम्न में से कौन सा खनिज आधारभूत है? आधारभूत मतलब बेसिक, ऐसा खनिज जो बहुत सारे उद्योगों में काम आता है। कौन सा है? लो अयस्क। अगर जमीन के अंदर से हमको लो अयस्क नहीं मिला तो हम बड़ी बड़ी मशीनें कैसे बनाएंगे, और बड़ी बड़ी मशीनें नहीं बनाएंगे तो फिर बाकी काम कैसे करेंगे? आपको जमीन के अंदर से दूसरी चीजें निकालनी है, उसके लिए आपको जेसीबी चाहिए, ट्रक चाहिए, दूसरी मशीनें चाहिए। अब ये जेसीबी, ट्रक और दूसरी मशीनें जो बड़ी बड़ी होती है वो लो अयस्क से बनी हुई है। तो लो अयस्क मिलने के बाद ही बाकी सारी चीजें हम काम में ला पाते हैं, इसलिए लो अयस्क है आधारभूत खनिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से इस्पात बनाने में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? इस्पात बोले तो स्टील, तो लोहे से ही स्टील बनाया जाता है। जमीन के अंदर से लोहा निकलता है, उसको साफ किया जाता है, फिर उसमें मिलाया जाता है प्रमुख रूप से मैग्नीज, और मैग्नीज मिलाने के बाद बनता है स्टील। लो अयस्क किस प्रकार का संसाधन है भैया? अनवीकरणीय। मतलब अगर आपने लो अयस्क निकाल निकाल कर इसको खत्म कर दिया ना तो ये वापस नहीं मिलेगा। एक तरीके से प्रैक्टिकली तौर पर इसको दोबारा नहीं बनाया जा सकता है। बनने में इसको लाखों करोड़ों साल लगते हैं। अब लाखों करोड़ों साल में तो असंख्य पीढ़ियां खत्म हो जाएगी, हम तो वापस नहीं देख पाएंगे। इसीलिए बोला जाता है कि इस प्रकार के संसाधन जो होते हैं वो अनवीकरणीय या गैर नवीकरणीय संसाधन है। निम्न में से कौन सा खनिज धात्विक है? तो धात्विक कौन सा है? कोयला है क्या? नहीं। चूना पत्थर है क्या? भैया पत्थर है ये तो। अब्रक, अब्रक तो हमने पहले और सेकंड क्वेश्चन में भी देखा था, ये तो गैर धात्विक है, अधात्विक है। तो बच गया लो अयस्क। बाकी सारे को कैंसिल आउट नहीं भी करते तब भी अपना जवाब आ जाता, लो अयस्क एक धात्विक खनिज है।
निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचय होता है? बोला जा रहा है कि इनमें से कौन से प्रकार की चट्टान है जिसमें हमें स्तर के अंदर, लेयर के अंदर खनिज देखने को मिलते हैं। तो चट्टानें प्रमुख रूप से 3 प्रकार की, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित या रूपांतरित। अब इसमें जो अवसादी चट्टान है, जिसको हम तल छट्टी चट्टानें भी बोलते हैं, इसकी लेयर्स में हमें खनिज देखने को मिलते हैं। प्रमुख रूप से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस देखने को मिलती है। ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कौन सा है? परंपरागत मतलब जिनको हम पहले समय से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो पहले समय से हम कौन सा इस्तेमाल करते आ रहे हैं? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनको इस्तेमाल करते आ रहे हैं। जबकि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ऐसे जो फैंसी फैंसी ऊर्जा के नाम हैं जो नए जमाने में बहुत ज्यादा चल रहे हैं, ये गैर परंपरागत है। इनको हम पहले से यूज नहीं करते आ रहे हैं, अभी हमने इनकी उपयोगिता को समझा, जरूरत को समझा और उसके बाद इनको हम बड़ी मात्रा में यूज करते आ रहे हैं। तो परंपरागत स्रोत कौन सा है भैया? प्राकृतिक गैस, जिसको हम पहले समय से यूज करते आ रहे हैं। एक रेत का नाम दिया हुआ है मोनाजाइट रेत। बोला जा रहा है इनमें कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनाजाइट रेत प्रमुख रूप से केरल में देखने को मिलती है और इसमें एक आणविक खनिज थोरियम देखने को मिलता है। यूरेनियम भी आणविक खनिज है, लेकिन मोनाजाइट रेत में हमें थोरियम देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झरिया किसके लिए फेमस है? झरिया, झ से झारखंड, कोयले के लिए फेमस है। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्न में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? कोडरमा, यानी कि डर नहीं लग रहा है, अभय हूं, तो ये है अभ्रक, ऐसे याद करना है। और कोडरमा कहां पर है? झारखंड। तो झारखंड में है कोडरमा, कोडरमा अभ्रक के लिए फेमस है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा खनिज नहीं है? वापस वो शब्द आ गया नहीं। जब भी क्वेश्चन में आए नहीं शब्द, गलत शब्द, असत्य, तो उसको अंडरलाइन कर लो, उसको गोला कर लो। यहां पर यह बोला जा रहा है कि कौन सा ऊर्जा खनिज नहीं है। तो कोयले से तो ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा खनिज है। प्राकृतिक गैस से ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा खनिज है। यूरेनियम से ऊर्जा मिलती है ना, बिजली बनाते हैं यूरेनियम थोरियम से, ये भी ऊर्जा खनिज है। तो बच गया ऑप्शन नंबर ए, लो अयस्क। लो अयस्क से ऊर्जा नहीं मिलती भैया, इससे तो मशीन बनाई जाती है। एक आधारभूत खनिज है, धात्विक खनिज है। निम्न में से गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन कौन सा है? गैर परंपरागत मतलब पुराने समय से यूज नहीं करते आ रहे हैं, हम वर्तमान समय में इसका बड़ा उपयोग कर रहे हैं। तो खनिज तेल, यानी कि जो जमीन के अंदर से निकलता है, पेट्रोलियम, इसका तो हम पुराने समय से यूज करते आ रहे हैं। कोयले को भी हम पुराने समय से यूज कर आ रहे हैं। प्राकृतिक गैस को भी हम पुराने समय में यूज करते आ रहे हैं। सौर ऊर्जा ये तो वर्तमान समय में बहुत ज्यादा उपयोग में आ रही है। ऑप्शन नंबर डी, ये गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ऊर्जा स्रोत गैर परंपरागत है? वापस गैर परंपरागत, तो कोयला परंपरागत है, पेट्रोलियम परंपरागत है, प्राकृतिक गैस परंपरागत है। तो बद गया पवन ऊर्जा, ये गैर परंपरागत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा परंपरागत है? तो सौर ऊर्जा तो गैर परंपरागत है। ज्वारीय ऊर्जा, ये जो फैंसी फैंसी नाम है, ये गैर परंपरागत है। पवन ऊर्जा ये भी गैर परंपरागत है। कोयला ये परंपरागत है, पुराने समय से यूज करते आ रहे हैं। निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज है जिसमें धातु मिलती है? तो लो अयस्क, भैया करंट आएगा, गर्मी भी लगेगी, टेम्परेचर भी पास होगा। तांबा भी है, मैग्नीज भी है, बॉक्साइट भी है। तो चारों ही है, ऑप्शन नंबर डी अपना सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। दो लिस्ट दी हुई है, दो सूची दी हुई है। एक सूची में राज्य है, दूसरी सूची में लो अयस्क के खान है। हमको बताना है कि कौन सी लो अयस्क की खान कौन से राज्य में है। अब इसमें बेला डीला और चंद कुद्रेमुख बहुत फेमस है ना। कुद्रेमुख कहां पर है? कुद्रेमुख कर्नाटक में है। क से कुद्रेमुख, क से कर्नाटक, तो सी का 4 हो जाएगा। तो सी का 4 देखो, तो सी का इसमें 2 है, हटा दो। इसमें सी का 2 है, इसको भी हटा दो। इसमें सी का 3 है, इसको भी हटा दो। बच गया ये सी का 4, ऑप्शन नंबर डी अपना सही जवाब हो जाएगा। एक बार बाकी चीजों को भी देख लेते हैं। बेलाडीला ये छत्तीसगढ़ में है। बाकी कुछ याद कर पाओ नहीं पाओ, लो अयस्क की ये दोनों खाने, इनके नाम और इनके राज्य आप याद कर लेना। कुद्रेमुख, क से कुद्रेमुख, क से कर्नाटक। बेलाडीला छत्तीसगढ़ में है। चंद्रपुर ये लो अयस्क की खान है, ये महाराष्ट्र में है ना। चंद्रपुर लो अयस्क की खान है, ये महाराष्ट्र में है। गोवा ये झारखंड में है। गोवा झारखंड में है। तो ये था चैप्टर नंबर 5,
अब आते हैं चैप्टर नंबर 6, छठे चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है विनिर्माण उद्योग। तेजी से इनके बहुविकल्पात्मक प्रश्न देख लेते हैं। भारत का मैनचेस्टर या पूर्व का बोस्टन कौन सा क्षेत्र कहलाता है? गुजरात का अहमदाबाद, ये भारत का मैनचेस्टर कहलाता है, क्योंकि यहां पर बड़ी मात्रा में वस्त्र का उत्पादन होता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, यूपी। भिलाई लो इस्पात कारखाना कौन से राज्य में है? एक लो इस्पात कारखाना जहां पर लो इस्पात बनता है, भिलाई में है। ये कौन से राज्य में है? तो आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ में है। याद कैसे करोगे? कोई अपने साथ 36 का आंकड़ा रखे तब भी उसकी भलाई करो। कोई अपने साथ 36 का आंकड़ा रखे तब भी उसकी भलाई करो। तो भिलाई छत्तीसगढ़। राउरकेला इस्पात कारखाना कौन से राज्य में है? तो राउरकेला आपको याद रखना है, उड़ीसा में है। कैसे याद करोगे? ऊ बोले तो उड़ीसा, राउरकेला उड़ीसा। निम्न में से कौन सा आधारभूत उद्योग है? लो इस्पात उद्योग। लो इस्पात उद्योग में जो लोहा इस्पात बनेगा उसी से मशीनें बनेगी, और मशीनें बनेगी तभी बाकी सारे उद्योग चल पाएंगे। इसीलिए लो इस्पात उद्योग को बोला जाता है आधारभूत उद्योग। निम्न में से किसे इस्पात नगरी कहा जाता है, किसे स्टील सिटी कहा जाता है? तो झारखंड के जमशेदपुर को स्टील नगरी कहा जाता है। निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में बड़ी मात्रा में प्रयोग करता है? तो सीमेंट उद्योग जो है वो चूना पत्थर को बड़ी मात्रा में उपयोग करता है। सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर की जरूरत पड़ती है। राजस्थान का जो चित्तौड़गढ़ वाला एरिया है वहां पर बहुत सारी सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं। क्यों? क्योंकि उस क्षेत्र के आसपास बड़ी मात्रा में चूना पत्थर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो बॉक्साइट से बनता है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम उद्योग जो है वो बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में बड़ी मात्रा में उपयोग करता है। सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के विभाजन का आधार क्या है? बोला जा रहा है कि हम किस आधार पर उद्योगों को, ये सार्वजनिक क्षेत्र है, ये निजी क्षेत्र है। सार्वजनिक क्षेत्र बोले तो सरकारी क्षेत्र, सरकारी कंपनियां। निजी क्षेत्र बोले तो निजी कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां। तो ये किस आधार पर हम इस प्रकार का डिवीजन कर रहे हैं? स्वामित्व के आधार पर, कि इनके मालिक कौन है। अगर मालिक सरकार या सरकार की कोई एजेंसी है तो उस कंपनी को बोला जाता है ये सार्वजनिक क्षेत्र की सरकारी कंपनी है। और अगर किसी कंपनी का मालिक कोई एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का समूह है तो उसको बोलते हैं निजी क्षेत्र का उद्योग या प्राइवेट कंपनी। भारत में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी किसे कहते हैं? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को। यहां पर इलेक्ट्रॉनिक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी का बड़ी मात्रा में काम होता है। औद्योगिक क्रियाओं को किस आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? इनको द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आ जाएगा? कृषि, पशुपालन, मछली पालन, वानिकी, खनन का काम। उद्योगों का जो काम होता है वो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है। कृषि आधारित उद्योग क्या होता है? ऐसे उद्योग जिसमें कच्चा माल कृषि से आता है, खेती से आता है। तो इसमें से कौन सा उद्योग है जिनके लिए कच्चा माल खेती से आता है? सूती वस्त्र उद्योग। भाई सूती वस्त्र उद्योग के लिए क्या चाहिए? कपास चाहिए। कपास कहां पर उगेगी? खेती, कृषि में आएगा। तो सूती वस्त्र के लिए कच्चा माल कृषि से आता है, इसीलिए इसको कृषि आधारित उद्योग बोला जाता है। इसी प्रकार जिन उद्योगों में कच्चा माल खनिज यूज होता है वो है खनिज आधारित उद्योग, जैसे कि सीमेंट उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, रासायनिक उद्योग। ये सब क्या है? ये खनन आधारित उद्योग है, इनका कच्चा माल खनिज होता है। भारत में उद्योगों की निम्न उत्पादकता के कारण क्या है? निम्न उत्पादकता मतलब कि उद्योग जो है वो ज्यादा उत्पादन का काम नहीं कर पा रहे हैं। उत्पादन मतलब मशीनें तो हैं इनके पास, लेकिन इनकी उत्पादकता कम है। इसका कारण क्या है? पूंजी की कमी है क्या? बिल्कुल। मशीनें पुरानी हो रही है, सही बात है। कच्चे माल की कमी हो रही है, सही बात है। उद्योगों की रुग्णता मतलब एक तरीके से उद्योग बीमार है, मतलब अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो 1 2 3 4, इन सभी 4 कारणों की वजह से भारत में जो उद्योग है वो कम उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि आधारित उद्योग इसमें से कौन सा है? कृषि आधारित उद्योग मतलब वो उद्योग जिनका कच्चा माल कृषि से आता है।
सूती वस्त्र उद्योग है क्या? बिल्कुल है। सीमेंट उद्योग है क्या? नहीं, ये तो खनन आधारित उद्योग है। ऊनी वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए ऊन कहां से आएगी? भेड़ों से आएगी, बकरियों से आएगी, सॉरी भेड़ों से आएगी, ऊंट से आएगी। और भेड़ ऊंट पशुपालन का हिस्सा है, और पशुपालन एक कृषि का ही हिस्सा है। तो एक और दो ये कृषि आधारित उद्योग है। पेट्रो रसायन उद्योग, भैया पेट्रो रसायन उद्योग के लिए तो पेट्रोलियम चाहिए। पेट्रोलियम जमीन के अंदर से खनन के माध्यम से निकाला जाता है, ना कि कृषि में निकाला जाता है। तो 1 और 2 अपना सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची नंबर 1, सूची नंबर 2 हमें मिलान करना है। सूची नंबर 1 में देखो, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, निजी क्षेत्र के उद्योग, संयुक्त उद्योग, सहकारी उद्योग, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण दिया गया है। और सूची नंबर 2 में अलग अलग कंपनियों के नाम दिए हुए हैं। हमें बताना है कि कौन से कंपनी जो है वो किस प्रकार का उद्योग है। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग मतलब सरकारी कंपनी, ये जो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है एक सरकारी कंपनी है, ए का 1 हो जाएगा। निजी क्षेत्र का उद्योग यानी कि प्राइवेट कंपनी, ये जो बजाज है, बजाज कंपनी है ना, बजाज के स्कूटर आते हैं, बजाज के गाड़ी आती है, बजाज का पंखा आता है, ये सब प्राइवेट कंपनी है ना। संयुक्त उद्योग, संयुक्त बोले तो जिसमें सरकार और प्राइवेट लोग मिलकर किसी उद्योग को चला रहे हैं, तो ये जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है, OIL, ये संयुक्त उद्योग के अंतर्गत आ जाएगा। सहकारी उद्योग, सहकारी उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जिनके मालिक या तो कच्चे माल को उत्पादन करने वाले हैं या जो मार्केट को चलाने वाले हैं, सभी लोग मिलकर करते हैं। तो जो महाराष्ट्र में चीनी उद्योग है, इसी प्रकार अलग अलग राज्यों में जो दुग्ध उद्योग है वो एक सहकारी उद्योग है। तो ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 कहां पर है? ऑप्शन नंबर ए में है। ये था चैप्टर नंबर 6। अब आते हैं चैप्टर नंबर 7, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। लास्ट चैप्टर है। इस चैप्टर में प्रमुख रूप से परिवहन और संचार के साधनों को बताया गया है। तेजी से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। निम्न में से कौन से 2 दूरस्थ स्थित स्थान पूर्व पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं? देखिए, भारत में सबसे प्रमुख सड़कों में एक सड़क है स्वर्णिम चतुर्भुज, जो कि भारत के 4 बड़े बड़े महानगरों को जोड़ती है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। दिखने में ये सड़कें जो है वो एक चतुर्भुज की आकृति बनाती है, इसलिए इसे चतुर्भुज बोला जाता है। और चूंकि इन सड़कों के माध्यम से तेजी से परिवहन होता है, अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा फायदा होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्वर्णिम। तो पूरा मिला के नाम हो गया स्वर्णिम चतुर्भुज। अब इस स्वर्णिम चतुर्भुज के 2 हिस्से हैं। एक तो भारत के उत्तर से भारत के दक्षिण हिस्से में जाता है, और एक सड़क जो है वो भारत के पूर्व से पश्चिम में है। उत्तर से दक्षिण वाले की बात करें तो श्रीनगर, जो कि जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी के बीच में। और पूर्व पश्चिम गलियारा जो है, मतलब एक सड़क है जो कि भारत के पूर्व और पश्चिम हिस्से को जोड़ता है, वो है असम के सिलचर से गुजरात का पोरबंदर। तो यहां पर पूर्व पश्चिमी गलियारा बोला गया है, तो असम के सिलचर से गुजरात का पोरबंदर। ऑप्शन नंबर बी अपना सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी परिवहन प्रणाली कौन सी है? परिवहन के अलग अलग माध्यम है, जैसे सड़कें हो गई, रेल हो गया, हवाई जहाज हो गए, पानी के जहाज हो गए। अब इनमें सबसे बड़ी परिवहन प्रणाली है रेल परिवहन। रेल परिवहन के माध्यम से भारत में लोग रोज लाखों यात्री और बहुत बड़ी मात्रा में सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है। निम्न में से कौन सा पत्तन या बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर स्थित है? ये पत्तन या बंदरगाह क्या होते हैं? मोटे रूप से दोनों सेम चीज है। जैसे बस स्टैंड पे रुकती है, ट्रेन रेलवे स्टेशन पे रुकती है, आती जाती है, हवाई जहाज हवाई अड्डे से आते जाते हैं, ऐसी प्रकार पानी के जहाज जहां से आते जाते हैं उनको बोलते हैं बंदरगाह। भारत में प्रमुख रूप से 13 बड़े बड़े बंदरगाह हैं। 6 पश्चिमी तट पे है, 6 पूर्वी तट पे है, एक अंडमान निकोबार में। पश्चिमी तट पे जो 6 नाम है जल्दी से याद कर लो। कांडला गुजरात में है, मुंबई महाराष्ट्र में है, जवाहरलाल नेहरू पत्तन ये भी महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में 2 हो गए, मुंबई और जवाहरलाल नेहरू। फिर है मरमागांव गोवा में, मरमागांव गोवा में। फिर है न्यू मैंगलोर कर्नाटक में, कोच्चि केरल में। पूर्वी तट पे आ जाओ, 6 है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता या हल्दिया, उड़ीसा में पारादीप, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, विशाखापत्तनम जरूर याद करना, आंध्र प्रदेश में है, पूर्वी तट पर स्थित है। फिर नीचे आ जाओ तमिलनाडु, तमिलनाडु में है एन्नोर, चेन्नई, तूतीकोरिन।
छह हो गए पूर्वी तट पे भी। एक अंडमान निकोबार में है, अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वहां पर एक बड़ा पत्तन है। पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज होकर श्री विजयपुरम हो गया है, तो उसका नाम अब पत्तन का नाम भी श्री विजयपुरम हो गया ना। तो यहां पर बोला जा रहा है कि पूर्वी तट पर कौन सा स्थित है? कांडला गुजरात में पश्चिमी तट पर है, कोच्चि केरल में पश्चिमी तट पे है, मुंबई महाराष्ट्र में पश्चिमी तट पे है, तो बच गया विशाखापत्तनम, ये पूर्वी तट पे है, आंध्र प्रदेश राज्य में। दो राज्यों के बीच में वस्तुओं का आदान प्रदान, भारत में ही दो राज्यों के बीच में, मान लीजिए कि राजस्थान यूपी के बीच में हो रहा है, केरल कश्मीर के बीच में हो रहा है, तो दो राज्यों के बीच में वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? राष्ट्रीय व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, आंतरिक व्यापार या वस्तु विनिमय। अब यहां पर दो ऑप्शन है, राष्ट्रीय व्यापार और आंतरिक व्यापार। प्रमुख रूप से इसे आंतरिक व्यापार कहा जाता है। हालांकि ये दोनों ऑप्शन ही पास पास के ऑप्शन है, दोनों ही सही जवाब हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों में भी सही है आंतरिक व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से परिवहन का कौन सा साधन अति दुर्गम स्थानों के लिए अत्यंत आवश्यक है? अति दुर्गम स्थान बोले तो दूर दूर के स्थान, बहुत मुश्किल स्थान, पहाड़ी क्षेत्र, बहुत मुश्किल स्थान है, तो यहां पर जाने के लिए हम प्रमुख रूप से वायु परिवहन, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? राष्ट्रीयकरण बोले तो सरकारी, कि वायु परिवहन जो था वो पहले एक प्राइवेट कंपनी के अंतर्गत आता था, मतलब एक ही कंपनी थी भारत में जो वायु परिवहन का काम करती थी, जिसको आज हम टाटा के नाम से जानते हैं, एयर इंडिया के नाम से जानते हैं। लेकिन 1953 में, यानी कि आजादी के करीब करीब 6 साल बाद, सरकार ने बोला कि वायु परिवहन का काम जो है वो कोई भी प्राइवेट कंपनी नहीं करेगी, सरकारी कंपनियां ही करेगी, मतलब भारत सरकार ही करेगी। तो वायु परिवहन का ये राष्ट्रीयकरण किया गया 1953 में। हालांकि बाद में 1991 के बाद जाकर इसको बोला गया कि नहीं नहीं, अब प्राइवेट कंपनी भी वायु परिवहन के काम कर सकती है। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहां पर स्थित है? देखिए, भारत में रेलवे नेटवर्क इतना बड़ा है कि इसको संभालने के लिए इसको अलग अलग जोन में बांटा गया है। जैसे कि अभी कभी आप रेल में सफर किए होंगे या रेलवे स्टेशन पर गए होंगे तो बोला गया होगा उत्तर पश्चिमी रेलवे में आपका स्वागत है, मध्य रेलवे में आपका स्वागत है। तो ऐसे ही भारत में पूरे रेलवे नेटवर्क को सही तरीके से संभालने के लिए अलग अलग जोन में बांटा गया है, जैसे कि उत्तरी रेलवे, दक्षिणी रेलवे, पश्चिमी रेलवे, पूर्वी रेलवे, मध्य रेलवे, ऐसे कर करके 19 रेल जोन में बांटा गया है। अब इसमें पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय बोला गया है, तो पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है मुंबई में। एक उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय आप याद कर लेना, जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी व्यापार किन के बीच में होता है? विदेशी व्यापार को अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी कहते हैं, दो देशों के बीच में होता है। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार, भारत का लगभग 95% व्यापार जो है, 95% जो व्यापार है वो समुद्री मार्ग, यानी कि पानी के जहाजों में भारी सामान डालकर किया जाता है। निम्न में से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है, जो अंतःस्थलीय है, अधिकतम गहराई का पत्तन है और पूर्ण रूप से सुरक्षित है? तो जो विशाखापत्तनम है ये पूर्वी तट पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में है। अंतःस्थलीय मतलब तीन तरफ ये जमीन से घिरा हुआ है और पूर्ण रूप से सुरक्षित है और सबसे ज्यादा गहराई वाला पत्तन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है? बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा वो परिवहन का साधन है जिसकी वजह से वाहनों की वजह से होने वाली जो नुकसान है, जो देर है, वो कम होती है। तो जो पाइपलाइन है, पाइपलाइन के माध्यम से आप पानी, पेट्रोलियम, गैस एक जगह से दूसरी जगह पर भेज सकते हो। अब चूंकि पाइपलाइन में कोई ट्रैफिक जाम तो होगा नहीं, तो लेट नहीं होता है इसमें और नुकसान भी इसमें कम होता है। वहीं आप ट्रक में भरकर या ट्रेन में भरकर डालोगे तो नुकसान भी हो सकता है और लेट भी हो सकता है। तो पाइपलाइन परिवहन का एक ऐसा साधन है जो कि वाहनों की वजह से होने वाली हानियों तथा देरी को घटाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार या अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो है वो दो या दो से अधिक देशों के बीच के व्यापार को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? ये राष्ट्रीय जलमार्ग क्या है?
राष्ट्रीय जल मार्ग भारत में कुछ नदियों, कुछ नहरों पर बने हुए जलीय मार्ग है, जिसके माध्यम से भारत के एक राज्य से दूसरे राज्य, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के बीच में छोटे छोटे पानी के जहाजों के माध्यम से व्यापार होता है। मतलब देश के अंदर ही आप व्यापार कर रहे हो। तो कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय जलमार्ग है, इनको बोला जाता है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3। इसमें जो सबसे नंबर 1 है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, जो कि गंगा नदी पर बना हुआ है, ये सबसे लंबा है। ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज से पश्चिम बंगाल के हल्दिया के बीच में है। तो हल्दिया से प्रयागराज के बीच में है, हल्दिया से इलाहाबाद के बीच में है, गंगा नदी पर बना हुआ है, करीब करीब 1620 किलोमीटर लंबा है। भारत का सबसे लंबा और सबसे इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय जलमार्ग है। भारतीय रेल में रेल प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? मैंने आपको बताया कि भारत में रेलवे नेटवर्क इतना बड़ा है कि इसको सही तरीके से मैनेज करने के लिए इसको अलग अलग जोन में बांटा गया, इनको अलग अलग प्रखंडों में बांटा गया है। टोटल 19 है, पहले 18 थे। अब इन चारों ऑप्शन में 19 तो है नहीं, 18 का ऑप्शन है, तो इसको हम टिक कर लेंगे। बाकी आपको ऑप्शन में 19 मिल जाए तो 19 को टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1, 2, 3, 4 चार कथन दिए हुए हैं और बोला जा रहा है कि इनमें से असत्य कथन कौन सा है। मतलब ये नहीं बोला जा रहा है कि कौन सा सत्य है, उल्टा बोला जा रहा है कौन सा असत्य है। चेक करते हैं। पहला कथन देखो, भारत की सड़कों को क्षमता के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया है। तो भारत में सड़कों को 3 भागों में वर्गीकृत किया है। पहला है स्वर्णिम चतुर्भुज, दूसरा है नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग, तीसरा है राज्य राजमार्ग, चौथा है जिला सड़कें, पांचवा है सीमांत सड़कें और छठा है अन्य सड़कें यानी कि प्रमुख रूप से ग्रामीण सड़कें। तो 6 भागों में वर्गीकृत किया गया। ये तो सत्य है, हमको बताना कौन सा असत्य है। सेकंड स्टेटमेंट देखो, राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क तंत्र का प्रमुख भाग है। तो ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं, नेशनल हाईवे होते हैं, ये सड़क तंत्रों का प्रमुख भाग होते हैं। ये भी सत्य है। हमको बोला जा रहा है कौन सा असत्य है, तो 1 और 2 तो सत्य है। आगे चेक करते हैं। जिला सड़कें राज्य के मुख्यालय को जोड़ती है। नहीं भैया, जिला सड़कें तो जिला मुख्यालय को जिले के ही अलग अलग इंपॉर्टेंट क्षेत्रों, गांवों तक जोड़ती है। तो तीसरा असत्य है। चौथा देखो, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मुख्य साधन वायु मार्ग है। नहीं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मुख्य साधन जल मार्ग है। भारत का 90 से 95% जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है वो जल मार्ग, पत्तन, बंदरगाहों के माध्यम से होता है। तो तीसरा और चौथा असत्य है। तो यही तो पूछा है कौन सा असत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही जवाब हो जाएगा। तो इस सेशन में हमने अपने भूगोल के जो 7 चैप्टर्स है, इनके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के माध्यम से इन चैप्टर्स को रिवाइज करने की कोशिश की है। होप आपको समझ में आया होगा। आप शांति से इन चीजों को याद करके अपने एग्जाम के लिए अच्छा प्रिपेयर कर सकते हो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ग्रीन पाठशाला।